स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मेमोरेंडम का, क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड प्रोविजंस टू अल्टर इट। जो क्लॉजेस है, जो कलम है और जो प्रोविजंस है, जो तरतूद दे दिया है उसमें, तो उसमें जो मेमोरेंडम है उसमें किस तरह से बदल हो सकते हैं और कौन से क्लॉजेस है वो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्या मेमोरेंडम के कलम कौन से और उसमें कौन से प्रोविजंस दी जाती है। इधर दे दिया है पहला क्लॉज नेम क्लॉज, सेकंड दिया एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सो ये 6 क्लॉज दिए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल में। पहला इधर दिया है द नेम क्लॉज, नाम, इसमें कंपनी का पूरा नाम रहता है। नाम के बारे में कलम दिया है कि कंपनी का नाम क्या है और किस तरह से रहना चाहिए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट क्लॉज दिया है मेमोरेंडम का, द नेम क्लॉज। दिस क्लॉज मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी एज अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इस क्लॉज में कंपनी का नाम दिया जाता है, कंपनी कौन से नाम से पहचानी जाती है। और ये जो क्लॉज है, एक क्लॉज और कंपनी का नाम, ये अपने जो मेंबर्स है कंपनी के उनसे अलग रहता है, ताकि कंपनी और मेंबर्स ये दोनों अलग है। क्योंकि कंपनी एक लीगल एंटिटी है, कंपनी लॉ से निर्माण की जाती है, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी कानून से बनती है, इसलिए कंपनी और उनके जो मेंबर्स है ये दोनों अलग अलग है। इट हैज़ टू हैव इट्स ओन नेम टू एस्टैब्लिश इट्स सेपरेट आइडेंटिटी। इसलिए हर कंपनी एक सेपरेट खुद का नाम होना चाहिए, ताकि वो कंपनी उस नाम से पहचानी जाती है, सेपरेट एंटिटी उनको अस्तित्व प्राप्त हो जाता है उस नाम से कंपनी को। इसलिए हर कंपनी को सेपरेट नाम होना चाहिए। द प्रमोटर्स चूज अ नेम फॉर द कंपनी, और जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है, जो प्रवर्तक है, जो फाउंडर मेंबर है, वो कंपनी का नाम सिलेक्ट करते, चूज करते और वो नाम कंपनी को दिया जाता है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग द नेम ऑफ द कंपनी। जब प्रमोटर्स कंपनी का नाम चूज करते, सिलेक्ट करते, तो प्रमोटर्स को अपने माइंड में कौन से जो मैटर्स है वो रिमेंबर करना चाहिए, रखना चाहिए जब कंपनी का नाम सिलेक्ट होता है। देखते हैं, पहला है द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और resemble the name of in an already existing company। तो कंपनी का नाम इस तरह से होना चाहिए कि दूसरे कंपनी के नाम से रिजेंबल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से एक कंपनी एक नाम होना चाहिए। और एक क्लॉज मेमोरेंडम में दिया है, सेकेंड इधर दिया है द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड्स विच विल कंटिन्यू एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ। सो इस तरह से जो मेमोरेंडम में जो क्लॉज दिया है उसमें कंपनी का नाम सिलेक्ट करते टाइम जो प्रमोटर्स है उसको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो इधर दिया है उन्होंने, क्या द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड्स विच विल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ। सो जो लॉ कंपनी का है उसमें ऐसा नाम नहीं सिलेक्ट करना चाहिए ताकि कंपनी के ऊपर कोई एफआईआर हो सके या कंपनी ऑफेंस। तो इस तरह से एक नाम सिलेक्ट करना चाहिए लॉ के हिसाब से। थर्ड दिया है द नेम और वर्ड्स इन द नेम शैल नॉट ऑफेंड एनी सेक्शन ऑफ पीपल। सो इस तरह से ऐसा नाम सिलेक्ट करना चाहिए कि जिसका कोई संबंध ऑफेंस से नहीं जुड़ा है। इस तरह से नाम जो प्रमोटर से उन्होंने सिलेक्ट करना चाहिए अपने कंपनी के लिए। फोर्थ इधर दिया है द नेम शैल नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ एनिमल एंड नेम्स। तो इस तरह से ऐसा नाम सिलेक्ट करना चाहिए कि जो लॉ में प्रोविजन दिया है वो भी वायलेट नहीं होना चाहिए, ब्रीच नहीं होना चाहिए, इस तरह का नाम सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इधर दिया है द नेम शैल नॉट रिजेंबल एनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। सो इस तरह का नाम सिलेक्ट करना चाहिए कि जो कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, जो व्यापारी मार्क से व्यापारी चिन्ह है, उसके रिजेंबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इधर दिया है द नेम शुड नॉट हैव एनी वर्ड्स दैट gives an impression that the company is connected। so इस तरह से नाम भी नहीं होना चाहिए। the name should not have any words that gives an impression that the company is connected। कि दूसरे कंपनी का जो नाम है वो नाम सेम टू सेम भी अपने कंपनी को नहीं देना चाहिए, उससे अलग नाम होना चाहिए। तो इस तरह से क्लॉज दिया इधर, क्या जो नाम सिलेक्ट करते टाइम प्रमोटर्स को ये ध्यान में रखना पड़ता है। देन
इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम शुड बी लिमिटेड। कोई भी पब्लिक कंपनी रहेगी तो उनके नाम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड्स आना चाहिए। देन ये उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। सिमिलरली फॉर अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी, जो कंपनी शेयर से मर्यादित है या हमी से मर्यादित है, द लास्ट वर्ड्स ऑफ द नेम शुड बी प्राइवेट लिमिटेड। जो प्राइवेट कंपनी उसके जो नाम के आखिर के जो शब्द आने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड, खाजगी मर्यादित। तो इस तरह से जो प्रमोटर्स है उनको ये ध्यान में रखना चाहिए जब अपने कंपनी का नाम सिलेक्ट करते हो टाइम। सो इस तरह से एक नेम क्लॉज है। नेक्स्ट क्लॉज है द एड्रेस क्लॉज और रजिस्टर क्लॉज और रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, क्योंकि इसमें कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कौन से स्टेट में वो दिया जाता है। देखते हैं द क्लॉज स्टेट नेम्स ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड। सो इस तरह का क्लॉज है। क्या ये क्लॉज है इंडिकेट करता है कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर ऑफिस विद इन 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। हर एक कंपनी के लिए है ऑफिस रहता है, उनका जो रजिस्टर ऑफिस है, हेड ऑफिस है, हर कंपनी के लिए रहता है। और वो जब कंपनी रजिस्टर होती है तो 30 दिन के अंदर वो कंपनी ने जो अपना हेड ऑफिस है, रजिस्टर ऑफिस है, उनका इनकॉर्पोरेशन करना चाहिए, उसकी नोंदनी करनी चाहिए। और रजिस्टर ऑफिस इज अ मस्ट एज रजिस्टर ऑफिस में क्या क्या होना चाहिए। इट एस्टैब्लिश द डोमिसाइल ऑफ अ कंपनी। सो जिस स्टेट में कंपनी है उस स्टेट में ये कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो एस्टैब्लिश होना चाहिए। इट इज़ द एड्रेस टू विच ऑल कम्युनिकेशन नोटिस एक्सेट्रा विल बी सेंड। सो इस तरह का रजिस्टर ऑफिस चाहिए जिधर कंपनी को नोटिस जा से कंपनी का हेड ऑफिस में उसके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इस तरह से ऑफिस उधर चाहिए। It is also the place where all statutory books, records and documents of the company will be kept. So इस तरह का कंपनी का रजिस्टर ऑफिस चाहिए कि जिधर कंपनी के स्टैट्यूटरी बुक्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट सब रखे हुए चाहिए। इस तरह का कंपनी का नेक्स्ट दे दिया है इधर द एड्रेस क्लॉज ऑल्सो इंडिकेट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट वेयर केसेस कैन बी फाइल्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट अदर। सो इस तरह से कंपनी का जो जुरिडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है, वो इंडिकेट करता है एड्रेस क्लॉज का कंपनी का अधिकार क्षेत्र किधर तक है। और जिधर कंपनी दूसरी पार्टी और अदर्स के खिलाफ कंपनी को कोर्ट में जो जुरिडिक्शन है कंपनी का, उस कोर्ट में कंपनी उनके खिलाफ केसेस फाइल कर सकती है। तो इस तरह से एक एड्रेस क्लॉज में दिया रहता है, जो रजिस्टर ऑफिस है उसमें दिया रहता है। नेक्स्ट इधर दिया है थर्ड क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज। These clause define the object for which a company is formed. So इस तरह से जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, उद्देश्य क्लॉज, कंपनी क्यों स्थापन की गई, कंपनी का उद्देश्य क्या है स्थापन करने का, ये इसमें इंडिकेट किया जाता है। इट इंडिकेट द रेंज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी कैन अंडरटेक। सो इस तरह से ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का रेंज दी जाती है, कंपनी कौन सी एक्टिविटीज करने वाली है, कंपनी का उद्देश्य क्या है और कंपनी क्यों स्थापन की गई है, कंपनी कौन सी एक्टिविटीज अंडरटेक करने वाली है, कौन सी जवाबदारी लेने वाली है, कौन से कार्य करने वाले, सभी इसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज में इंडिकेट किया जाता है। दिस ऑब्जेक्ट क्लॉज स्टेट इन डिटेल द मेन ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। सो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है ये इंडिकेट करता है कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी की स्थापना क्यों की गई, कौन सा उद्देश्य पूरा करने के लिए इनकॉर्पोरेशन हुआ है, कंपनी की स्थापना की गई, नोंदनी की गई, तो ये इंडिकेट करता है। एंड आल्सो डिस्क्राइब एनी अदर एक्टिविटीज इट में अंडरटेक इफ नेसेसरी। और ये ऑब्जेक्ट क्लॉज ये भी इंडिकेट करता है कंपनी इन फ्यूचर में कौन सी एक्टिविटी अंडरटेक करने वाली है, कौन सी एक्टिविटी करने वाली है। तो ये ऑब्जेक्ट क्लॉज इंडिकेट करता है ताकि इन अचीविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट, ताकि कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो अचीव हो सके, वो प्राप्त हो सके। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट क्लॉज है। द ऑब्जेक्ट क्लॉज of the company must not be illegal, immoral, against the public policy. तो इस तरह का जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, वो कोई भी इलीगल नहीं होना चाहिए, बेकायदेशीर नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए, या अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, और जो पब्लिक है, जो जनता है, उनके खिलाफ एक कंपनी का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉज, और ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ताकि कोई भी कंपनी एक्ट है उसमें कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए, दूसरे जो लॉज है उसका भंग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का कंपनी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि कंपनी एक्ट की हिफाजत हो सके।
अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड और आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। जो कंपनी ने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है, जिसके लिए कंपनी की स्थापना की गई है, उसके बाहर कंपनी कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकती, उसके बियॉन्ड या उसके आउटसाइड कंपनी नहीं जा सकती। इट कैन डू एनीथिंग विच इज इंसिडेंटल टू एंड कॉन्सिक्वेंशियल अपॉन द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन दिस क्लॉज। सो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट क्लॉज इंडिकेट करता है क्या कंपनी को कौन से उद्देश्य पूरे करने वन बाय वन, एक के बाद एक पूरा हो गया तो कंपनी का अगला उद्देश्य क्या है, ये सब उसमें इंडिकेट किया जाता है और उसके हिसाब से कंपनी अपने एक्टिविटीज करती है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट क्लॉज है। देन नेक्स्ट इधर दिया है 4 नंबर का क्लॉज है द लायबिलिटी क्लॉज, जवाबदारी कलम। दिस क्लॉज स्टेट द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो इस तरह से जो लायबिलिटी क्लॉज है, जवाबदारी इंडिकेट करता है कंपनी के जो मेंबर्स है उनकी जवाबदारी किधर तक मर्यादित है, ये इस क्लॉज इंडिकेट करता है। इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो शेयर से मर्यादित कंपनी है, दिस क्लॉज स्टेट दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स is limited to the extent of the amount unpaid of the face value of shares held by the member। so इस तरह से जो शेयर्स जो लिमिटेड कंपनी है बाय शेयर्स, हम जो भाग से मर्यादित कंपनी है, वो इस तरह से जो क्लॉज इंडिकेट करता है क्या जो मेंबर्स है उसकी जो लायबिलिटी है, जो उन्होंने शेयर परचेस किया और जिस शेयर के पैसा उन्होंने फेस वैल्यू अभी तक कंपनी को पेड किया नहीं, उधर तक इनकी जो लायबिलिटी है वो मर्यादित है। तो इस तरह से जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उनकी जो लायबिलिटी है वो जो जिस शेयर का पैसा अभी तक उन्होंने पेड किया नहीं, उधर तक उनकी लायबिलिटी मर्यादित रहती है। सिमिलरली इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब हमी से मर्यादित कंपनी, जो मेंबर्स कंपनी को हमी देते हैं, गारंटी देते हैं। जब कंपनी का लिक्विडेशन का समय आता है, जब कंपनी क्लोज का समय आता है, तो हर मेंबर कंपनी को गारंटी देता है क्या मैं इतना पैसा, कंपनी का जो डेब्ट से कंपनी के ऊपर लोन है वो पेड करने के लिए इतना मैं पैसा दूंगा, एसेट दूंगा। This clause state the amount which every member guaranteed to pay towards asset of the company at the time of winding up or toward the cost or expenses at the time of winding up। जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, जब कंपनी बंद होती है, तो हर मेंबर्स कंपनी को गारंटी देते हैं कि हम इतना एसेट कंपनी को देंगे या इतना जो खर्चा है कंपनी के लिए वो हम करेंगे या इतना कॉस्ट हम देंगे। तो इस तरह से हर मेंबर्स कंपनी को गारंटी देता है। Then next, in case of unlimited liability of company with or without share capital, जो अमर्यादित कंपनी, जो कंपनी अमर्यादित जवाबदारी की कंपनी विथ और विदाउट शेयर कैपिटल, जिसके पास कैपिटल है या नहीं, दिस क्लॉज स्टेट दैट द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड। जो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी उनके जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, क्योंकि वन मैन शो, एक ही मेंबर कंपनी का मालिक, ओनर्स, मैनेजर, कंट्रोलर सब वही रहता है। तो इस तरह से क्लॉज है। नेक्स्ट क्लॉज है द कैपिटल क्लॉज। दिस क्लॉज स्टेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर। सो इस तरह से जो कंपनी की स्थापना हो गई है तो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है, एक क्लॉज इंडिकेट करता है कैपिटल क्लॉज के कंपनी के पास कितना शेयर कैपिटल है। दिस कैपिटल इज हेंस कॉल्ड एज अ रजिस्टर कैपिटल। सो इसको ये कहा जाता है नोंदणीकृत कंपनी का अधिकृत भाग भांडवल, क्या कंपनी के पास इतना शेयर कैपिटल है। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी इज एथोराइज टू रेज। सो इस तरह से कंपनी अपना जो एथोराइज कैपिटल है, नोंदणीकृत कैपिटल है, अधिकृत कैपिटल है, भांडवल है, कंपनी वो बढ़ा सकती है बाय इशूइंग द शेयर्स। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एथोराइज कैपिटल। इसको ही कहा जाता है अधिकृत कंपनी का भाग भांडवल, कंपनी का एथोराइज शेयर कैपिटल। क्या कंपनी के पास कितने शेयर्स है और कंपनी कितने शेयर बेचकर कितना जो कैपिटल है बाहर से रेज कर सकती है, ये इंडिकेट करता है। इन केस ऑफ अ कंपनी विथ शेयर कैपिटल, जब कंपनी के पास शेयर कैपिटल रहता है, दिस क्लॉज स्टेट, एक क्लॉज क्या इंडिकेट करता है द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन द टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। क्या कंपनी के पास टोटल शेयर कैपिटल का कितना है, तो ये जो टोटल शेयर कैपिटल एक कंपनी के पास कितने शेयर्स है, कितने शेयर्स कंपनी के पास है और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, इससे कंपनी का टोटल जो शेयर कैपिटल है एथोराइज कैपिटल बनता है। If a company want to issue more shares to raise more fund,
देन द अमाउंट ऑफ एथोराइज कैपिटल, देन द कंपनी हैज़ टू अल्टर द कैपिटल क्लॉज। सो इस तरह से कंपनी जब मोर कैपिटल रेज करना चाहती है तो कंपनी ज़्यादा शेयर्स मार्केट में इशू करती है फॉर द जनरल पब्लिक और ज़्यादा शेयर कैपिटल कलेक्ट करती है फ्रॉम द मार्केट, और इस तरह से कंपनी अपना शेयर कैपिटल बढ़ाती है। और सम टाइम कंपनी इसके कैपिटल क्लॉज में भी बदल कर सकती है, ये कंपनी का अधिकार है। तो एक क्लॉज है। और एसोसिएशन क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। संगठन कलम क्या है, जो मेमोरेंडम का लास्ट क्लॉज है। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज इसको कहा जाता है संगठन कलम। देखते हैं, दिस इज द लास्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो मेमोरेंडम है, जो घटना पत्र की, उसका एक लास्ट क्लॉज है संगठन कलम, एंड इट इज प्लेस एट द एंड, और ये लास्ट में आता है। इन दिस क्लॉज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मेक अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट दे आर डिजायर ऑफ द फॉर्मिंग अ कंपनी एज पर द मेमोरेंडम। तो इस तरह से जो मेंबर्स है, जिसका मेमोरेंडम के ऊपर सिग्नेचर है, वो मेंबर डिक्लेयर करते हैं कि हमें कंपनी, वो मेंबर इच्छा ऐसे व्यक्त करते हैं कि हमें कंपनी शुरू करनी है, हमें कंपनी स्थापना है। मेमोरेंडम के हिसाब से जो दिया है रूल्स के हिसाब से हमें हमारी इच्छा है कि कंपनी शुरू होनी चाहिए, हमें डिक्लेयर करते हैं कि कंपनी स्थापन करनी है, एंड एग्री टू टेक अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और जो मेंबर्स है, जो सभासद है, एग्री करते हैं कि हम कंपनी के जो सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स है वो लेंगे, वो परचेस करेंगे और कंपनी को जो शेयर कैपिटल है वो अवेलेबल करके देंगे। तो एक क्लॉज है संगठन क्लॉज। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी द memorandum must be signed at least 7 subscribers, whereas for a private company by at least 2 subscribers. So इधर दिया है पब्लिक कंपनी रहेगी तो जो मेंबर्स है 7 मेंबर्स कम से कम चाहिए, 7 मेंबर्स की सिग्नेचर उसके ऊपर होनी चाहिए। और जो प्राइवेट कंपनी रहेगी तो कम से कम 2 सब्सक्राइबर, 2 मेंबर्स की सिग्नेचर होनी चाहिए। एंड 1 सब्सक्राइबर इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, और जो 1 पर्सन कंपनी उसके ऊपर जो कंपनी उसका एक ही सिग्नेचर होनी चाहिए, एक ही ओनर का सिग्नेचर आएगा। सो इस तरह से पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी स्थापन करनी है तो पब्लिक कंपनी के लिए 7 जो मेंबर्स है उनका सिग्नेचर चाहिए, प्राइवेट कंपनी रहेगी तो 2 जो सब्सक्राइबर्स है, जो मेंबर्स है, उनका सिग्नेचर चाहिए, और 1 कंपनी के लिए 1 मैन की सिग्नेचर चाहिए। ईच subscriber has to put his name, address, occupation in the presence of at least 1 witness who shall also put his details. So इस तरह से जो सब्सक्राइबर्स है, जो मेंबर्स है, उनका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और एटलीस्ट एक विटनेस जो साक्षीदार है उनके साथ उन्होंने अपना नाम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन लिखना चाहिए, डिटेल में देना चाहिए। तो इस तरह से जो मेंबर्स है, जो सभासद है, जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने अपना पूरा डिटेल देना चाहिए। तो इस तरह से संगठन क्लॉज इंडिकेट करता है क्या जो भी सब्सक्राइबर्स है, जो भी मेंबर्स है, ये इच्छा व्यक्त करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं कि हमें कंपनी शुरू करना है, हमें कंपनी स्थापन